गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th सेकेंड चैप्टर संस्कृति का स्वरूप हम पढ़ रहे थे और इसके बाद केंद्रीय भाव हमें पढ़ना है। हम संस्कृति का स्वरूप सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय हो चुका है और अब हमें केंद्रीय भाव पढ़ना है। ठीक है, तो लेखक ने इस निबंध में बताया है कि संस्कृति शब्द बड़ा व्यापक है। जो संस्कृति शब्द है वह छोटा सा नहीं है, व्यापक है मतलब विस्तृत है। संस्कृति शब्द अपने आप में विस्तृत है। संस्कृति संस्कृति क्या कहलाती है? व्यक्ति के उठने बैठने पहनने के तरीके को संस्कृति कहते हैं। तो इसका इतना ही केवल मतलब नहीं है, उसका जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है और सांस्कृतिक कार्य बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष है। सांस्कृतिक कार्य हम जो करते हैं और संस्कृति की उन्नति के लिए जो भी कार्य करते हैं वो एक बड़े वृक्ष के समान होता है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण विकास तथा उसकी पूर्णता का आधार है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण विकास करना मतलब जो समय बीत गया, जो वर्तमान, जो आने वाला है और भविष्य में जो समय आएगा, तो तीनों ही कालों के लिए उस मनुष्य का जो है संस्कृति का विकास, संस्कृति से ही मनुष्य का विकास संभव है। जब मनुष्य अपनी संस्कृति की उन्नति करता है, संस्कृति का विकास करता है, तभी उसका सर्वांगीण विकास होता है। मनुष्य का जीवन कभी रुकता नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, आगे की ओर बढ़ता है। संस्कृति के विविध रूपों का उत्तराधिकारी हमारे साथ चलता है। संस्कृति के विविध रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ चलता है, हम उसके उत्तराधिकारी हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी पिछले समय में जो हुआ वो हम अपने संस्कारों को आगे ले जाने वाले हम उत्तराधिकारी हैं और संस्कृति को हमें आगे ले जाना रहता है। जो हमारा पिछले जीवन में जो हमारे पूर्वज जो कहकर गए हैं वही सही है, ऐसा मान लेना भी सही नहीं है। प्राचीन और नवीन का सही सम्मिश्रण होना चाहिए। इस पाठ में लेखक ने आपको यही बताया है कि संस्कृति जो है कैसे अपनानी चाहिए। जो हमारे पूर्वज कह के गए हैं केवल उतना ही केवल हमें अपना लेना सही नहीं है, और या कि नया जो आ रहा है उसे ये समझ कर त्याग देना कि ये नया है, ये अच्छा नहीं है, ये भी सही नहीं है। बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और दोनों का सही सम्मिश्रण करके जो सही है उसका उपयोग करते हैं। अंधा अनुकरण करना सही नहीं है। तो धर्म, दर्शन, साहित्य उसी के अंग हैं। तो संस्कृति के अंग कौन कौन से हैं? धर्म है, दर्शन है और साहित्य है। इससे ही संस्कृति का जो है वो विकास होता है। तो हम अपने धर्म के प्रति चलते हैं, दर्शन के प्रति चलते हैं और साहित्य के प्रति अगर हम जितने उन्नतिशील कार्य करते हैं उससे हमारी संस्कृति का विकास होता है। यही उसके अंग है। संस्कृति को अगर उच्च बनाना है तो इन अंगों को हमें ऊंचा बनाना होगा। संस्कृति को लेखक ने मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर निरूपित किया है। लेखक क्या कहते हैं? लेखक जो है संस्कृति को मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर निरूपित करते हैं। मतलब वो इतनी संस्कृति को महत्व प्रदान करते हैं। संस्कृति को महत्व प्रदान करते हुए वे कहते हैं कि संस्कृति क्या है? मन का मन है, प्राणों का प्राण है और शरीर का शरीर है। मतलब जिस तरह शरीर के लिए प्राण आवश्यक हैं उसी प्रकार मनुष्य के लिए संस्कृति की आवश्यकता है। अगर मनुष्य की संस्कृति नष्ट हो जाए तो मनुष्य का जीवन ही पूरा नष्ट हो जाता है। मनुष्य का आधार है संस्कृति, मनुष्य को की पहचान है संस्कृति। इसलिए अपनी संस्कृति को जो है बचा कर रखना चाहिए और ना तो पूरी तरह से नवीन में सम्मिलित हो जाना चाहिए और ना ही पूरी तरह आँख बंद करके प्राचीन रूढ़ियों में पड़े रहना चाहिए। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। अगर हमें अपने राष्ट्र का विकास करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें संस्कृति की साधना करनी होगी। संस्कृति को ही उन्नति करनी होगी जिससे कि संस्कृति का विकास हो सके। इसलिए बुद्धि का संबल लेना आवश्यक है। तो इसलिए हमें बुद्धि का जो है उपयोग करना जरूरी है कि बुद्धि जो है बिना बुद्धि के हम संस्कृति
नहीं अपनाना चाहिए। बुद्धि से समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे प्राचीन काल में मान लीजिए उदाहरण देते हैं, जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, ये सब हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। ये हमारा धर्म था, है ना। उन लोगों का मानना था कि बाल विवाह कर देने से जो है भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे, कन्यादान करना सर्वोपरि है। सती प्रथा थी कि जिसमें एक मतलब पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को भी उसी चिता में जला दिया जाता था। तो क्या ये सही था? नहीं था सही। तो हमने बुद्धि और अपने विवेक के अनुसार किसी जीव को जिंदा जला देना, क्या ये सही है किसी धर्म के लिए? नहीं, ऐसा धर्म कभी नहीं हो सकता। कोई धर्म जो है ये नहीं कहता कि किसी जीव की हत्या कर दी जाए। तो हम अपनी बुद्धि और विवेक से उस चीज़ को हमने उसे छोड़ दिया और आगे हमने उस धर्म को मानना बंद कर दिया। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि जो भी संस्कृति है उसे चाहे प्राचीन हो चाहे वो नई हो, हमें बुद्धि का उपयोग करते हुए उसे अपनाना चाहिए। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वही उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। देखिए कैसे लेखक कह रहे हैं कि जहाँ पर पूर्व जो पिछला है और नूतन जो नया है उसको जब सही ढंग से जहाँ सम्मिश्रण होता है, जिस देश में सही सम्मिश्रण होता है वही संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। संस्कृति वही उन्नति करती है जहाँ की दोनों का सच्चा सम्मिश्रण होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी बुद्धि टुटपुंजिया है, जो लोग और मैं आगे कुछ अपना समझ नहीं पाता हूँ, जो हमारे पूर्वज कहे गए हैं केवल मैं उतना ही करते चला जा रहा हूँ और वही सही है, जो लोग ऐसा मान लेते हैं वो जड़ हो जाते हैं और उनका विकास नहीं होता और ना ही उनका विकास होता और ना ही उनके देश का विकास होता। इसलिए हमें आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों कार्यों का विकास करना है अपने देश की उन्नति के लिए। जो उन्नतिशील देश होते हैं वो अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास दोनों साथ में ही करते हैं। मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। तो मनुष्य स्वयं निश्चित करता है कि उसे कौन से चरित्र अपनाना है और मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। मनुष्य अपने चरित्र को स्वयं निश्चित करता है। हमें दुराग्रहों से मुक्त होकर ही प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसकर देखना होगा। हमें दुराग्रह छोड़ देना चाहिए कि मतलब हट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे मतानुसार दूसरे का भी मत हो सकता है, दूसरे का भी विचार हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारा जो विचार है वो सही हो, दूसरे का भी विचार सही हो सकता है। इसलिए दूसरे के विचार को भी मानना और समझना चाहिए। इसलिए हमें दुराग्रह नहीं करना चाहिए। तो हमें दुराग्रह से मुक्त होना चाहिए, अपने आप को बंधन में नहीं बांधना चाहिए और दूसरे के भी विचार को अपनाना और समझने की कोशिश करना चाहिए। फिर बुद्धि का उपयोग करते हुए उसे माने या न माने, तब हमें उसको बुद्धि का उपयोग करते हुए उसे अपनाना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसकर देखना होगा। पहले हम कोई भी वस्तु है पहले हम उसे कसौटी पर अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसें कि वो सही है या नहीं। उसी संस्कृति को अपनाएं जो कि हमारे लिए उपयोगी हो, हमारी उन्नति जो कर रहा हो और जिससे कि संस्कृति की उन्नति हो, है ना। तो बुद्धि का उपयोग करते हुए हमें कार्य करना चाहिए। कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है। जो ये सोचता है, जो कर्म नहीं करना चाहता, जो कर्म करने से डरता है, ऐसा व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है। केवल वो विचार ही करता रहता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, इसी उलझन में वह फंसा रहता है। तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता और वह इस प्रकार किसी भी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता है। इसलिए पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं, तो जो व्यक्ति कर्म नहीं करेगा वो किसी नई पद्धति को जन्म नहीं देगा और ना ही किसी नई संस्कृति को जन्म देगा। इसलिए व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, जो उसके पूर्वज कहे गए हैं केवल उसको ही मानकर नहीं बैठते रहना चाहिए, कुछ आगे आप भी करो। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो उत्तरोत्तर संस्कृति का विकास होते ही रहना चाहिए, तभी जो है मनुष्य की उन्नति होती है और जब मनुष्य की उन्नति होती है तब उसके देश की उन्नति होती है। इसलिए पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं उन्हें लेकर हम कर्म में लगें और नई वस्तु का निर्माण करें। इसलिए हम लेखक कहते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं, जो पूर्व में काल की जो हमारी संस्कृति है उसके जो निर्माणकारी तत्व जिससे निर्माण होता है, उन तत्वों को लेकर के चलना है और उन्हें लेकर हमें कर्म में लगे रहें, अपना कर्म करते रहें और नई वस्तु का निर्माण करते रहें, नया विकास करते रहें। जब हम कुछ नया विकास करेंगे तभी हमारी उन्नति संभव है। ये लेखक
इस पाठ में आपको संस्कृति के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि संस्कृति की उन्नति हमारी उन्नति है, इसलिए हमें संस्कृति की उन्नति करना चाहिए। केवल ये सोच करके कि हमारे विचार टुटपुंजिया हैं और इसलिए हमें आगे की संस्कृति नहीं सीखनी है या आगे विकास नहीं करना है, ये गलत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।